राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है आंतरिक सज्जा का सेकेंड क्लास है, जो कि इसका भाग है आंतरिक सज्जा का भाग डिजाइन एवं पोत है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें कौन सा जो है कि डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, तो वह जो कि अनुपात, बल, अनुरूपता, ये जो कि डिजाइन के सिद्धांत है। और स्थान जो है कि डिजाइन के सिद्धांत नहीं बल्कि डिजाइन के मतलब कि कला के तत्व हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा। ये कला के तत्व हैं, सिद्धांत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। कला जीवन के उत्कर्ष एवं आनंद की अभिव्यक्ति करती है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की छुपी हुई भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। डिजाइन कलाकार के मस्तिष्क की उपज होती है, जिसे वह अपनी कला के माध्यम से पुष्पित एवं विकसित करता है। इस प्रकार कला या डिजाइन निम्नलिखित सिद्धांत है। कला या डिजाइन की जो है कि निम्नलिखित सिद्धांत है। तो कला के सिद्धांत कितने 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव एवं बल अर्थात स्थान जो है कि डिजाइन का तत्व है। जो निम्न प्रकार के हैं स्थान, रंग, पोत, प्रकाश की रेखा, प्रकार आदि होता है। प्रकाश रेखा, प्रकार आदि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह रेखाएं जो संचलन दर्शाती हैं, तो वह रेखाएं जो संचलन दर्शाती हैं, तो इसमें से कौन सा है। तो खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, वक्र रेखा, ये नहीं है तिरछी रेखा जो कि संचलन दर्शाती है। तो इसका आंसर बी होगा। तो तिरछी रेखाएं संचलन को दर्शाती हैं, मूवमेंट दर्शाती हैं। किसी भी डिजाइन के निर्माण हेतु रेखाओं का संयोजन आवश्यक है। एक दूसरे के अनुरूप आकृति के निर्माण के लिए दोहराई जाने वाली विषय और समरेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की किस प्रकार की डिजाइन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित होती है। तो इसमें जो है कि विश्व की किस प्रकार की डिजाइन जो है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित होती है, तो जो है कि हॉट क्रूट हाउस सेल होता है। हॉट क्रूट हाउस सेल होता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। तो हॉट क्रूट हाउस सेल प्रकार की डिजाइन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित होती है। 19वीं शताब्दी के मध्य में पेरिस स्थित हाउस क्रूट हाउसेस ने एक अनूठी फैशन प्रणाली बनाई, जिसने एक फैशन डिजाइनर एक कलाकार के रूप में मान्य किया और शानदार मूल के डिजाइन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अपना नाम हाउस क्रूट हाउसेस स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत में से एक है। इसमें डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत में से एक है, तो संतुलन जो है कि डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत में से एक है। रंग, आकार, रेखा जो कि यह तत्व है, यह सिद्धांत, तो इसका आंसर ए सत्य होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिजाइन डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग ग्राफिक डिजाइन पूर्व फेज के लिए निम्नलिखित लागू होते हैं। तो डिजाइन डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग ग्राफिक डिजाइन पूर्व फेज के लिए निम्नलिखित लागू होते हैं। तो इसमें जो है कि ग्राफिक वर्कशीट और एनालिसिस काइस होता है, मैट्रिक्स विविधता होता है, यह जो है कि लागू होता है। तो ए और बी लागू हो रहा है, तो इसका आंसर ए बी, तो बी में है, तो इसका ए बी सी जो है कि बी में है, तो इसका आंसर बी सत्य होगा। तो डिजाइन डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग ग्राफिक डिजाइन पूर्व फेज के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। ग्राफिक वर्कशीट्स
एनालिसिस स्काइल्स मैट्रिक्स की विविधता है। प्राचीन पिरामिड उदाहरण है। तो प्राचीन पिरामिड किसका उदाहरण है? संरचनात्मक डिजाइन या अलंकारिक डिजाइन, टेक्सचर डिजाइन, रुचिकर डिजाइन। तो प्राचीन पिरामिड जो है उदाहरण है संरचनात्मक डिजाइन का। तो इसका आंसर ए सत्य होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिजाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डिजाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करना है तो फर्स्ट में आएगा प्रोग्रामिंग आएगा। फिर जो है कि योजनाबद्ध डिजाइन आएगा। पहला यह है, दूसरा यह है, और फिर योजनाबद्ध डिजाइन आएगा। फिर उसके बाद डिजाइन विकास आएगा। फिर जो है कि निर्माण प्रलेखन आएगा। क्रस्ट एक्शन डॉक्यूमेंटेशन आएगा। तो निर्माण संचालन फिर उसके लास्ट में आएगा। चौथा यह है, पांचवा यह है। निर्माण संचालन क्रस्ट एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो पहला क्या है? CBA किसमें है? तो CBA डी में है। तो इसका आंसर डी सत्य होगा। तो डिजाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम है प्रोग्रामिंग, योजनाबद्ध डिजाइन, डिजाइन विकास, निर्माण प्रलेखन, क्रस्ट एक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और निर्माण संचालन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान सही नहीं है। तो इनमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा विधान जो है कि सही नहीं है। तो इसका होगा कंधे के दोष को फ्रिल से दूर किया जा सकता है, या दो पंक्तियों में समांतर बट्स चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न करती है। बेल्ट का इस्तेमाल लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करती है। तो बेल्ट का इस्तेमाल लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करती है। उपयुक्त सभी सही है। तो इसमें जो है कि सी जो है कि गलत है, सी सही नहीं है। कंधे के दोष फ्रिल से दूर किया जा सकता है, तो यह सत्य है। और दो पंक्तियों में समानांतर बटसन चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न करती है, तो यह भी सत्य है। केवल सी नहीं सत्य है। तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपस तालमेल को कहते हैं। तो किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुपात कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, उसे अनुपात कहते हैं। किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तुओं के आपसी तालमेल को अनुपात कहते हैं। अनुपात कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे संबंधों का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में रेखा प्रकार को सूची 2 में उनके भावनात्मक प्रभावों के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 में जो है कि रेखा के प्रकार दिए गए हैं, और सूची 2 में जो है कि रेखा के भावनात्मक प्रभाव दिए गए हैं। तो इसका मिलान करना है। तो पहले होगा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का संबंध किससे है? तो क्षैतिज रेखा जो है कि गतिविधि का मान है, गतिविधि व मान है। क्षैतिज रेखा जो है कि गतिविधि व मान है। और ऊर्ध्वाधर रेखा का नियम का उदाहरण कौन सा है? रेखा का नियम क्या है? तो इसका भावनात्मक प्रभाव क्या है? तो इसका जो है कि इसका विश्राम और विश्रांति होगा, विश्राम और विश्रांति होगा। त्रिकोण रेखा क्या है? त्रिकोण रेखा का भावनात्मक प्रभाव क्या है? तो इसका जो कि शालीनता व नम्यता होगा। इसका पहला होगा, और इसका जो है कि तीसरा होगा, और इसका दूसरा शालीनता व नम्यता होगा। वक्राकार रेखा जो कि संचलन व बल होगा। तो इसका जो है कि पहला रहेगा, इसका तीसरा, इसका दूसरा, और चौथे का चौथा ही रहेगा। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा सी है। तो इसका आंसर सी सत्य होगा।
क्षैतिज रेखाएं विश्राम और विश्रांति, ऊर्ध्वाधर रेखाएं संचलन व बल को टिकोन रेखाएं गतिविधि व मान और वक्राकार रेखाएं शालीनता व नम्रता को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप हैं, यदि आप जो है कि दुबले हैं, पतले हैं, कमजोर हैं, स्थूलकाय हैं, तो आप यदि आप स्थूलकाय हैं तो उसके लिए बड़ी डिजाइन जो कि बड़ी आकृति की डिजाइन से बचना होता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। स्थूलकाय वाली महिला को हमेशा खड़ी रेखाओं वाली डिजाइन से अलंकृत परिधान ही धारण करने चाहिए। ये परिधान ठीक उनके व्यक्तित्व के अनुरूप रहते हैं। विपरीत रंगों के परिधान इनके लिए बनाए जाते हैं। बड़े बड़े फूलों वाले नमूनेदार एवं चौड़ी बॉर्डर वाले परिधान इनकी लंबाई को और भी कम करके दिखाते हैं, जिससे मोटी महिला और अधिक नाटी और मोटी दिखने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन सिद्धांत संबंध नियम से संदर्भित है। तो डिजाइन सिद्धांत किसके नियम से संबंधित है? तो यह इसका संबंध जो है कि इसका संबंध है समानुपात से है। डिजाइन सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो डिजाइन सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से संदर्भित है। समानुपात का सिद्धांत सभी अन्य सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत। इसे समझने के लिए हम यह कल्पना करें कि एक मनुष्य जिसे हमने कभी नहीं देखा है वह उस कमरे में प्रवेश करने वाला है जिसमें हम पहले बैठे हैं। उसे देखकर हम यह जानना चाहते हैं कि वह लंबा या ठिगना है या मोटा और पतला है। हम यह कैसे कह सकते हैं? बिना अधिक सोचे हम उस व्यक्ति की ऊंचाई और चौड़ाई के अनुपात पर विचार करेंगे और उसकी ऊंचाई और वजन की तुलना कमरे के दरवाजे और फर्नीचर से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खाली स्थान दिया गया है, पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। तो पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता क्या है? तो संरचना, भ्रम, प्रभाव, वस्तु। तो इसका आंसर होगा संरचना। संरचना जो कि पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। संरचना पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। जब हम शब्द पोत के बारे में चर्चा करते हैं तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में कुछ छूने के बारे में विचार आता है, किंतु पोत में दृष्टिगत गुण के साथ स्पर्शजन्य गुण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पथ तालिका तैयार करते समय क्रम व्यवस्थित करें। पथ तालिका तैयार करते समय क्रम व्यवस्थित करना है। पहले जो है कि कार्यक्षेत्र तल योजना का चित्रांकन करना होता है। पहले कार्यक्षेत्र तल योजना का चित्रांकन करना होता है। फिर जो है कि धागे का इस्तेमाल करते हुए गति का निशान लगाना होता है। धागे का इस्तेमाल करते हुए गति का निशान लगाना होता है। फिर उसके बाद पिन और धागे में से कामगारों की गति जानना होता है। पिन और धागे से कामगारों की गति को जानना होता है और फिर धागे की लंबाई मापना होता है। धागे की लंबाई मापना होता है। फिर उसके बाद विभिन्न पथों में तय की गई दूरी की गणना की जाती है। विभिन्न पथों में तय की गई दूरी की गणना की जाती है। फिर लास्ट में कि आसान और सबसे छोटे रास्ते का निर्धारण किया जाता है। आसान एवं सबसे छोटे रास्ते का निर्धारण किया जाता है। तो पहला जो है कि 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। 3 5 पहला, छठवां दूसरा। तो 3 5 पहला, चौथा छठवां दूसरा चौथा। तो इसका आंसर जो है कि डी सही होगा। तो पथ तालिका तैयार करते समय क्रम व्यवस्थित करना है। कार्यक्षेत्र तल योजना का चित्रांकन करना, फिर धागे के इस्तेमाल करते हुए गति का निशान लगाना,
पिन धागे से कामगारों की गति जानना, धागे की लंबाई मापना, विभिन्न पथों में तय की गई दूरी की गणना करना, आसान और सबसे छोटे रास्ते का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोमेट्रिक विचारण पर आधारित उपकरण के डिजाइन के बारे में बताए गए कदमों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। एंथ्रोपोमेट्रिक विचारण पर आधारित उपकरण के डिजाइन के बारे में बताए गए कदमों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले क्या आएगा, पहले जो कि डिजाइन में महत्वपूर्ण बांटी गई, पहले डिजाइन में महत्वपूर्ण बॉडी डायमेंशन का निर्धारण किया जाता है। तो दूसरा हो जाएगा, दूसरे क्रम पे हो जाएगा। फिर जो है कि दूसरा जो है कि पहले पे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि उपकरण का उपयोग करने वाले जनसंख्या को परिभाषित करना होता है। उपकरण का प्रयोग करने वाले जनसंख्या को परिभाषित करना होता है। तीसरा है फिर उसके बाद जो है कि उपकरणों के डिजाइन के लिए लागू होने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना होता है। उपकरणों के डिजाइन के लिए लागू होने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना होता है। तो दूसरा तीसरा पहला, तो दूसरा तीसरा पहला किसमें देखते हैं, दूसरा तीसरा पहला, तो दूसरा तीसरा पहला जो है कि बी में भी है और सी में भी है। इसके आगे और देखते हैं। फिर क्या किया जाता है, फिर जो है कि शामिल की जाने वाली जनसंख्या के प्रतिशत का निर्णय लिया जाता है। शामिल की जाने वाली जनसंख्या के प्रतिशत का निर्णय लिया जाता है। फिर पांचवा हो जाएगा, दूसरा तीसरा पहला पांचवा। फिर उसके बाद जो है कि यदि विशेष मामलों के लिए आवश्यकता है तो भत्ता शामिल करें। यदि विशेष मामलों के लिए आवश्यकता हो तो भत्ता शामिल करना होता, तो चौथा हो जाएगा। तो लास्ट में जो है कि यदि चौथा हो जाएगा तो पहला तो क्या होगा, दूसरा तीसरा पहला पांचवा चौथा छठवां चौथा, दूसरा तीसरा पहला पांचवा छठा चौथा, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो एंथ्रोपोमेट्रिक विचार पर आधारित उपकरण के डिजाइन के बारे में बताए गए कदमों का उचित क्रम है। डिजाइन में महत्वपूर्ण बॉडी डायमेंशन का निर्धारण करना, उपकरण का प्रयोग करने वाले जनसंख्या को परिभाषित करना होता है। उपकरणों के डिजाइन के लिए लागू होने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना होता है। शामिल की जाने वाली जनसंख्या के प्रतिशत का निर्णय लेना होता है। फिर जनसंख्या के लिए उपयुक्त एंथ्रोपोमेट्रिक सारणी में बॉडी डायमेंशन के प्रासंगिक मूल्यों का सार करना होता है। यदि विशेष मामलों के लिए आवश्यक है तो भत्ता शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो इसमें जो है कि पहले टेक्सचर है। टेक्सचर किससे संबंधित है, तो टेक्सचर जो है कि वस्तुओं के सतह का स्पर्शग्राहक गुण है। वस्तुओं के सतह का टेक्सचर जो है कि स्पर्शग्राहक गुण है, तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और नमूना का संबंध है। नमूना जो है कि वस्तुओं की बाहरी सतह का अलंकरण करता है, वस्तुओं की बाहरी सतह को अलंकरण करता है, तो नमूना इससे संबंधित हो गया। और प्राकृतिक मोटिफ का संबंध है। प्राकृतिक मोटिफ का संबंध सामान्यता मूलों और पशुओं की चित्र है। समानतया फूलों और पशुओं को चित्र है, फूलों और पशुओं का चित्र है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और रूप जो है कि 2 या 3 आयामी क्षेत्र का या आकार है, 2 या 3 आयामी क्षेत्र या आकार है, तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और इसका पहला दूसरा तीसरा, तो चौथा पहला दूसरा तीसरा
किसमें है, तो सी में है, तो इसका आंसर सी सही होगा। टेक्सचर का संबंध जो है कि वस्तु के सतह का स्पर्शग्राह गुण होता है। नमूना पैटर्न जो है कि वस्तु की बाहरी सतह का अलंकरण करता है। और प्राकृतिक मोटिव जो है कि सामान्यतया फूलों और पशुओं के चित्र हैं। और रूप जो है कि 2 या 3 आयामी चित्रों का आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि सजावटी जोड़े को कपड़े की किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। तो यह जो है कि सत्य है। सजावटी जोड़े को कपड़े की किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। और कारण आर कह रहा है कि यह वस्त्र के वजन को वहन करता है। तो यह वस्त्र के वजन को वहन करता है, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो सजावटी जोड़े को कपड़े के किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। सजावट की बनावट का मुख्य आकर्षण केंद्र उसका जोड़ा होता है, क्योंकि सजावट जोड़ कपड़े के वजन को वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डार्ट दोहरी नोकदार डार्ट है। इसमें कौन सा जो है कि डार्ट जो है कि दोहरी नोकदार डार्ट है। तो फ्रिज डार्ट जो है कि गहरी नोकदार डार्ट है, दोहरी नोकदार डार्ट है। तो फ्रिज है दोहरी नोकदार डार्ट, तो इसका आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अभिकथन है और कारण आर है। तो अभिकथन कह रहा पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करता है और यह उत्पाद की शैली, फिटिंग या प्रकटन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करता है और यह उत्पाद की शैली, फिटिंग या प्रकटन को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। तो यह जो है कि गलत है। और कारण आर कह रहा है कि पैटर्न निर्माण करने के लिए पैटर्न या नमूने के टुकड़े किए जाते हैं। पैटर्न का निर्माण करने के लिए पैटर्न या नमूने के टुकड़े किए जाते हैं। सीवन छूट कम की जाती है तथा नमूने के आकार को समायोजित किया जाता है। तो यह जो है कि सत्य है, यह जो है कि सत्य है। तो ए यह सत्य है, हाँ ये सत्य है। तो इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा। डी गलत है, ए गलत है और आर सही है। सत्य है। पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करता है और उत्पाद की शैली, फिटिंग या प्रकटन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। यह कथन गलत है, क्योंकि पैटर्न निर्माण करने के लिए पैटर्न या नमूने के टुकड़े किए जाते हैं, सीवन छूट कम की जाती है तथा उस नमूने के आकार को समायोजित किया जाता है। इस प्रकार ए गलत है तथा आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कालीन बनाने का सही क्रम दीजिए। पहले कालीन बनाने में क्या किया जाता है, तो पहले जो है कि डिजाइन करना होता है। पहले जो है कि डिजाइन करना होता है, फिर जो है कि पहले डिजाइन करना होता है। तो पहला यह हो गया, पहले डिजाइन करना होता है, फिर जो है कि तालीम लिखना होता है। डिजाइन करना होता है, फिर तालीम लिखना होता है, फिर जो है कि गांठ बांधना होता है। गांठ बांधना होता है, फिर उसके बाद गांठ बांधने के बाद जो है कि सुखाना होता है। नहीं, गांठ बांधने के बाद जो कि पाइल काटना होता है, पाइल काटना होता है। फिर उसके बाद जो है कि धोना होता है और लास्ट में सुखाना होता है। तो पहला जो है कि पहला यह है, पहला दूसरा पहला पांचवा छठवां तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर डी सही होगा, अरे बी सही होगा। इसका आंसर बी सही होगा। तो कालीन बनाने का सही क्रम है, डिजाइन करना होता है, फिर कालीन लिखना होता है, गांठ बांधना होता है, पाइल काटना होता है, धोना होता है, सुखाना होता है। एक दिशा जो मकान के अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक नहीं है, तो वह कौन सा है। एक दिशा जो मकान के अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक नहीं है, तो वह दक्षिण दिशा है। तो इसका आंसर बी सही होगा, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मकान को क्या कहा जाता है।
तो किसी भवन के खाली स्थान को छोड़ने के मकान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूदृश्य हो जाएगा। इसका आंसर भूदृश्य हो जाएगा, तो यह डी हो जाएगा। तो भूदृश्य वह स्थान होता है जो भवन के चारों तरफ खाली स्थान छोड़ा जाता है, जिसमें मकान के सभी कमरों में उचित रोशनी, प्रकाश तथा हवा का आवागमन हो। कभी कभी इस भूदृश्य स्थानों के बीच पेड़ पौधे को लगा दिया जाता है, जिससे मकान की स्वच्छता एवं सुंदरता को बढ़ाया जा सके। तो अभिकथन ए कह रहा है कि पैटर्न निर्माण में मूल नियंत्रण डार्ट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो पैटर्न निर्माण में मूल नियंत्रण डार्ट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो यह जो है कि सत्य है। और फिर क्या है, फिर जो है कि कारण आर कह रहा है कि डार्ट का कोण उसी अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। तो यह गलत है। डार्ट का कोण उसी के अनुरूप परिवर्तित नहीं होता है, तो यह गलत है। तो इसका आंसर सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। पैटर्न निर्माण में मूल नियंत्रण डार्ट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है, लेकिन डार्ट कोण उसी के अनुरूप परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता? तो किसके द्वारा जो है कि डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता? तो वैषम्य के द्वारा डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जाता, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो वैषम्य डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जाता, जो कि अविच्छित रेखा, श्रेणी क्रम, पुनरावृत्ति में लय प्राप्त किया जा सकता है। वैषम्य डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लय के द्वारा डिजाइन में गति लाई जाती है। इसमें डिजाइन के विभिन्न तत्वों को इस प्रकार संगठित किया जाता है जिससे आंख इसकी अति सूक्ष्मता को ग्रहण कर सके। यह दृष्टि को रुचि केंद्र से दूसरी वस्तुओं पर सरकाने में सहायता करती है। तो लयमयी दोहराव यह रेखा का आकार अथवा रंग के नियमित अंतराल में दोहराने के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे ड्रेस के आगे खुलने वाले भाग में बटन निम्नलिखित तरीकों से लगाए जाते हैं। तो यह लयमयी दोहराव है। और क्रमबद्धता द्वारा लय, तो पोशाक के अंशों के आकार के अनुसार एक नियमित क्रम द्वारा लय पैदा की जाती है। तो यह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खाली स्थान दिया गया इसमें, तो क्या डिजाइन के सिद्धांत के संबंधों का नियम भी कहते हैं? तो इसमें इसका आंसर बताना है। तो कौन सा है जो कि डिजाइन के सिद्धांत के संबंधों के नियम भी कहते हैं? तो संबंधों का नियम क्या है? तो संबंधों का नियम है संतुलन। तो संतुलन जो है कि डिजाइन के सिद्धांतों को संबंधों का नियम कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही होगा। तो डिजाइन अंग्रेजी भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ है नमूना। डिजाइन वह है जो व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं के चुनाव तथा व्यवस्थापन को क्रमबद्ध एवं सुंदर तरीके से करना सिखाता है। डिजाइन के 5 सिद्धांत हैं जो निम्नलिखित हैं: अनुपात, संतुलन, अनुरूपता, बल, लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है? इनमें से जो है कि कौन आकार का प्रकार नहीं है? तो पंचकोण, आयताकार, वृत्ताकार यह जो है कि आकार के प्रकार है। और छिद्र युक्त यह नहीं है। तो इसका आंसर बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। तो लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। तो वन डॉमलेशन है। तो इसका आंसर सी सही होगा, वन डॉमलेशन है। तो लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, यह कथन वन डॉमलेशन महोदय जी का है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है? तो किसी सौंदर्य का बोध हो, कीमती साधन या अत्यधिक मेहनत, परिवार के सदस्यों की अत्यधिक संख्या। तो सौंदर्य का बोध जो है कि उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। तो इसका आंसर ए सही होगा। सामान्यतः गृह सज्जा का तात्पर्य घर को सजाने में होता है जिससे वह देखने में अच्छा लगे और सौंदर्य का बोध हो। आगे देखते हैं
किसी आर्किटेक्ट किसी आर्किटेक्ट किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। तो वह संरचनात्मक डिजाइन या सूक्ष्म डिजाइन या रचनात्मक डिजाइन या ज्यामिति डिजाइन है। तो वह जो है वह जो कि ज्यामिति डिजाइन कहलाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप ज्यामिति डिजाइन कहलाता है। ज्यामिति डिजाइन वे नमूने होते हैं जिन्हें बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पैमाने का सहारा लेना पड़ता है। सूक्ष्म डिजाइन केवल सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? केवल सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं सूक्ष्म डिजाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजाइन में उतार व चढ़ाव को कहते हैं। तो डिजाइन में उतार व चढ़ाव को लय कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, लय। डिजाइन में उतार व चढ़ाव को लय कहते हैं। लय एक सुसंगठित निरंतर गति है जो डिजाइन के विभिन्न रेखाओं, आकार, रंग तथा बनावट को व्यवस्थित रूप से देखने से प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो तो वह कौन सा है? तो रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना, सतही नमूना। तो वह जो कि रचनात्मक नमूना है। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि परिधान में संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जा सकता है। तो परिधान में संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जा सकता है क्या? कसीदे द्वारा, लेस द्वारा, कॉलर द्वारा, सितारे द्वारा। तो कसीदे द्वारा। तो इसका आंसर ए सही होगा। सॉरी, इसका आंसर जो कि कॉलर द्वारा होगा, सी सही होगा, कॉलर द्वारा। तो परिधान में संरचनात्मक डिजाइन कॉलर द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की रेखाओं एवं गले के आकार के अतिरिक्त कॉलर, पॉकेट, झालर, गोट पाइपिंग आदि भी परिधान को सुंदर बनाने में सहयोग देते हैं। मुड़े हुए कॉलर से कंधे के पतलेपन के दोष को छिपाया जा सकता है। यह कॉलर कंधे को थोड़ा चौड़ा करके दिखाता है। इसी तरह घूमे हुए कॉलर से भी ग्रीवा की पतलेपन का दोष छिप जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है कि डिजाइन परिधान की फुलनेस के नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। तो श्रीवन है या डॉट्स? डॉट्स जो है कि डिजाइन के परिधान को फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। तो इसका आंसर जो है कि तो बी सही हो जाएगा, डॉट्स। डॉट्स के डिजाइन के परिधान को फुलनेस को नियंत्रित करते हैं, उसे आकार देते हैं। तो इसका आंसर बी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दी गई रंग की त्रुटियों को सूची 2 में दिए गए उनके विवरण में सम्मिलित करना। तो इसमें जो है कि सूची 1 में रंग की त्रुटि दी गई है और उसके विवरण को सम्मिलित करना, उससे विवरण से सम्मिलित करना है। तो तुषारण का क्या है? तुषारण त्रुटियां का संबंध जो है कि स्थानीय अपघर्षी घर्षण के कारण रंग परिवर्तन है। स्थानीय अपघर्षी घर्षण के कारण रंग परिवर्तन होता है। तो इसका चौथा होगा। और कोमल होना क्या है? तो रासायनिक क्षति के प्रभाव के फलस्वरूप कपड़े में दुबला भाग होता है। या त्रुटि क्या है? रासायनिक क्षति के प्रभाव के फलस्वरूप कपड़े में दुबला होना होता है। तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा और इसका जो है कि पहला हो जाएगा। तो बटेरे जो है कि बटेरे का क्या है? तो बटेरे जो है कि कपड़े के आर पार क्षैतिज ऑफसेट बैंड है। कपड़े के आर पार क्षैतिज ऑफसेट बैंड है। तो इसका जो है कि पांचवा हो जाएगा, इसका पांचवा हो जाएगा। और मेटामेरिज्म का जो है कि विभिन्न प्रकार के स्रोतों के अंतर्गत एक ही रंग विभिन्न दिखाता है। मेटामेरिज के त्रुटियों क्या है? तो विभिन्न प्रकार के स्रोतों के अंतर्गत एक ही रंग विभिन्न दिखाता है। तो इसका तीसरा हो जाएगा। तो यह तीसरा होगा। तो चौथा, पहला, पांचवा, तीसरा। चौथा, पहला, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा नहीं, दूसरा तीसरा है। तो इसका आंसर डी होगा। तो बी है। तुषारण स्थानीय अपघर्षी घर्षण के कारण रंग परिवर्तन होता है। कोमल होना रासायनिक क्षति के प्रभाव के फलस्वरूप कपड़े में दुबला भाग होता है। बटेरे जो है कि कपड़े के आर पार क्षैतिज ऑफसेट
बैंड होता है और मेटामेरिज में जो है कि विभिन्न प्रकार के स्रोतों के अंतर्गत एक ही रंग विभिन्न दिखाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन इकाइयों में विनिर्देशक निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उत्पादन इकाइयों में विनिर्देशक निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो वह जो है कि यह जो है कि उपयुक्त सभी को प्रभावित करता है। फिटिंग की अनुरूपता को भी प्रभावित करता है, लागतें को भी, अंतरजात गुणवत्ता को प्रभावित करता है, इनमें उपयोग की गई सामग्री को भी। तो उपयुक्त सभी प्रभावित करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आंतरिक डिजाइन प्रक्रियाओं की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंतरिक डिजाइन प्रक्रियाओं की अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कि पहले क्या कहेंगे, पहले जो है कि बुदबुदा आरेख होता है, पहले बुदबुदा आरेख होता है, फिर जो है कि व्यवस्थित आरेख होना चाहिए, व्यवस्थित आरेख, फिर विस्तृत या ब्यूरोवार आरेख होना चाहिए। तो तीसरा फिर निर्माण प्रधान नहीं कार्यान्वयन होना चाहिए, फिर लास्ट में निर्माण प्रधान होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा, तो इसका आंसर डी सही होगा। इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है कि डी सही होगा। आंतरिक डिजाइन प्रक्रिया की अवस्थाओं का सही अनुक्रम है बुदबुदा आरेख होगा, फिर व्यवस्थित आरेख होगा, विस्तृत या ब्यूरोवार आरेख होगा, कार्यान्वयन होगा, निर्माण प्रशासन होगा। तो आगे देखते हैं। तो जो है कि यह निष्ठ भाग है, इसका रंग है, रंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। रंग जो है कि कला का तत्व है, तो यह जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में। तो इसको देखते हैं रंग के बारे में। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? तो नील जो है कि प्राकृतिक है, मेहंदी भी है, हल्दी भी है, और डी जो है कि सही नहीं है, सल्फर नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। तो सल्फर एक क्या है? एक उदासीन रंग है, उदासीन रंग संश्लेषित रंग है। सल्फर क्या है? एक संश्लेषित रंग है के अंतर्गत आते हैं। सल्फर रंग जो है कि सल्फर की उपस्थिति के कारण इन्हें सल्फर रंग कहते हैं। यह पानी में अघुलनशील होते हैं, फलतः इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिकर्षण का प्रयोग करना पड़ता है। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। सल्फर रंग महंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? तो जो है कि बैगनी है, जो कि गौरवशाली, प्रभावशाली, संपन्न माना जाता है। तो इसका आंसर भी सही होगा, बैगनी रंग। तो बैगनी रंग जो है कि राजसी रंग कहा जाता है। समृद्ध, वैभव, प्रभावशाली, वीरता, ज्ञान, शांत, शौकर, आध्यात्मिक एवं श्रेष्ठता आदि का सूचक है। सफेद रंग संकरी, उत्तेजक, प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चतुष्क नील लोहित क्वार्टरनेरी पर्पल है। तो इसमें जो है कि तो चतुष्क नील लोहित क्वार्टरनरी पर्पल है इसमें। तो यह है 3R + 3B + T2Y है। तो 3 जो है कि रेड होगा, और 3 जो है कि 3 जो है कि ब्लू होगा, और 2 जो है कि येलो होगा। तो इसका आंसर सी होगा, चतुष्क नील लोहित क्वार्टरनरी, इसे इंग्लिश में क्वार्टरनरी पर्पल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। चतुष्क नील लोहित, जिसे क्वार्टरनरी पर्पल को 3R 3B और 2Y, तो तृतीय और चतुर्धातुक रंग शब्द 12 चतुर्धातुक रंगों के नाम से अधिक परिवर्तनशील है यदि वे बिल्कुल मौजूद हैं। हालांकि नीचे और लाल रंग नीले, बैंगनी और लाल सिंदूर के लिए मानक है। इसके अलावा नीला, ग्रे और ब्राउन ग्रे के शेड हैं तो काले रंग तक पहुंचते हैं, जो कि नीले, ग्रे और नीला
ब्राउन ग्रे है तो शेड जो है कि काले रंग तक पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवर्णक रंग योजना में किस रंग योजना के इस्तेमाल किया जाता है? तो वह जो है कि क्या विपरीत का या प्राथमिक का या गोल्ड रंग या उदासीन रंगों का मूल रूपांतर होगा। तो अवर्णक रंग योजना में जो है कि उदासीन रंगों का मूल रूपांतर होता है का संयोजन इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर तब बी हो जाएगा। अवर्णक रंग योजना में उदासीन रंगों का मूल रूपांतर किया जाता है। अवर्णक रंग योजना के संयोजन में सफेद, काला, स्टेली रंग का संयोजन किया जाता है। ये ऐसे रंग होते हैं जिन्हें हम सरल भाषा में तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं। ऐसे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है उसे उदासीन या तटस्थ रंग कहते हैं। मतलब ऐसा रंग है जो हल्का व गाढ़ा करने के लिए किया जाता है तो उसे उदासीन या तटस्थ रंग कहते हैं। यह काला और सफेद रंग ऐसे तटस्थ रंग या उदासीन रंग होते हैं जो जिनका उपयोग किसी भी रंग को गाढ़ा करने में अर्थात गहरा करने में और हल्का करने में किया जाता है तो वह रंग गाढ़ा हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत जिस रंग में सफेद रंग मिलाया जाता है वह हल्का रंग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संश्लिष्ट रंग की खोज की थी। संश्लिष्ट रंग की खोज किसने की थी? तो विलियम हेनरी पार्किंग ने जो कि संश्लिष्ट रंग की खोज की थी। तो इसका आंसर ए सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए यूपी टीजीटी 2021 में और यूपी पीजीटी 2021 में दोनों में पूछा गया है एक ही प्रश्न। रंग दो प्रकार के होते हैं जो कि प्राकृतिक रंग और संश्लेषित रंग। तो सन 1856 ईस्वी में संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ। कौन से सन में? तो 1856 में जो है कि संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ। इसका श्रेय विलियम हेनरी पार्किन को जाता है। संश्लेषित रंग विविध रंगों एवं शेड में उपलब्ध होता है तो तथा प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। इनका उपयोग सरलता एवं सफलतापूर्वक किया जा सकता है अर्थात विकल्प जो है कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक वेट रंग है? तो वेट रंग कौन सा है? तो इंडिगो जो है कि वेट रंग है तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। संश्लेषित रंगों के प्रकार हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो अम्लीय रंग में कार्बन युक्त सोडियम तथा कैल्शियम होगा जो ऊनी वस्तुओं पर होगा और कार्बन के नमक तो जो कि रेशमी और संश्लेषित वस्तुओं पर होगा क्षारीय है। और उदासीन रंग जो कि प्रत्यक्ष रंग है, विकसित रंग है, गंध युक्त रंग है और वेट रंग है। तो वेट रंग के भी 3 वर्ग समूह है जो कि इंडिगोसोल और तथा एग्लोसोल होता है, एंथ्राक्विनाइल्ड और सल्फर होता है। ये जो कि वेट रंग के 3 वर्ग समूह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीयक रंग क्या है? तो द्वितीयक रंग क्या है? जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं या तो यह प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, लाल एवं पीले मिश्रण से बना रंग है या नीला, काला, सफेद मिश्रण से बना रंग है। तो इसका आंसर ए होगा। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग द्वितीयक रंग है तो इसका आंसर ए होगा। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग द्वितीयक रंग है। देखिए 2021 में टीजीटी में जो कि रंग से संबंधित कितना क्वेश्चन पूछा है एक देखिए पहले और फिर देखिए। तो प्राथमिक नेक्स्ट इसके बारे में बताया कि प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग द्वितीयक रंग है। प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण है प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर और द्वितीयक रंग, बाइनरी और सेकेंडरी कलर, माध्यमिक या मध्यवर्ती रंग जो कि इंटरमीडिएट कलर होता है और जो है कि तृतीयक श्रेणी कलर और चतुर्थ श्रेणी रंग होता है। ये जो है कि प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण है। तो प्राथमिक रंग जो है कि पीला है और पीला है, लाल है, नीला है। तो यह प्राथमिक रंग है। अब जो है कि इसके मिलाने से क्या बनता है? तो लाल और पीला के मिलाने से जो है कि नारंगी कलर बनता है।
यह नारंगी कलर बनता है जो है कि द्वितीयक रंग में आ जाएगा। और लाल और नीला के मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और नीला के मिलाने से जो है कि हरा रंग बनता है, हरा रंग बनता है। फिर पीला और नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बैगनी। सॉरी, पीला और नीला मिलाने से जो है कि हरा रंग बनता है, और लाल और नीला मिलाने से जो है कि बैगनी रंग बनता है, बैगनी रंग बनता है। तो यह जो है कि द्वितीयक रंग में आ जाएंगे, और जो कि पीला, लाल, नीला यह प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रंग की गर्माहट का ठंडक को जाना जाता है। तो रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है, तो यह जो है कि गर्माहट और ठंडक को जाना जाता है तो ह्यू है, ह्यू है। तो इसका आंसर ए होगा। ह्यू को रंग का नाम भी कहा जाता है। तो परांग रंग प्रणाली में रंगों की 3 श्रेणियां या गुण होते हैं जो कि रंगों के परिणाम डेमिनेशन कहलाते हैं। क्या? परिणाम या डेमिनेशन कहलाते हैं। और यह तीनों एक दूसरे से उसी प्रकार संबंध रखते हैं जैसे किसी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यह रंगों के परिणाम है। क्या है? जो कि वस्तु के लंबाई और चौड़ाई, मोटाई, यह रंगों क्या परिणाम है? पहला जो है कि रंगों को गर्म और ठंडा पन करता है, तो जिसे ह्यू या रंगों का नाम कहा जाता है। और रंगों को हल्कापन और गर्माहट, तो इसे रंगों का वैल्यू जिसे मूल्य 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 कहते हैं। और रंगों की चमक या मंद रूप जो कि रंगों की तीव्रता क्रोमा होता है। और यह तीनों परिणाम जो है कि डोमिनेशन, ह्यू एवं वैल्यू और तीव्रता सभी रंगों को उपस्थित होते हैं, जैसे कि सभी वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, जैसे कि सभी वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर कौन सा रंग अधिक परावर्तन क्षमता रखता है? तो कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर कौन सा रंग जो है कि अधिक परावर्तन क्षमता रखता है? तो यह जो कि पीला है, पीला जो कि अधिक परावर्तन क्षमता रखता है। जितना गाढ़ा होता जाएगा कलर उतना ही कम परावर्तन क्षमता रखेगा। सबसे ज्यादा परावर्तन क्षमता जो कि व्हाइट सफेद होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गर्म रंग होते हैं, इनमें जो है कि कौन सा गर्म रंग है? तो पीला नारंगी जो है कि गर्म रंग है, तो इसका आंसर ए सही होगा। और नीला हरा ठंडा है, बैगनी जो कि ठंडा है, लाल जो कि गर्म है, सफेद भी ठंडा, स्लेटी ये गर्म है। तो उष्ण एवं गर्म रंगों की श्रेणी में पीला, नारंगी, लाल रंग आते हैं। अन्य वे सभी, मतलब उष्ण रंग में जो कि पीला, नारंगी, लाल रंग होते हैं। अन्य वे सभी रंग जो अन्य रंगों के मेल से बने हो अथवा जिसमें पीला, नारंगी और लाल रंग अधिक मात्रा में हो, वह उष्ण रंग कहलाते हैं। रंगों में उष्णता का गुण सूर्य के प्रकाश तथा अग्नि से संबंधित होने का गर्मी का आभास हो कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा पीला या लाल हरा नीला? तो लाल हरा नीला या लाल नीला पीला? तो लाल नीला पीला जो कि प्राथमिक रंग है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो लाल नीला पीला यह 3 प्राथमिक रंग कहलाते हैं क्योंकि इन्हें अन्य रंगों के मिलने से प्राप्त किया जा सकता है। इसे अन्य रंगों के मिलने से जो कि प्राप्त किया जा सकता है। जब दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप विभिन्न ह्यू उत्पन्न होते हैं। नए ह्यू द्वितीयक रंग कहलाते हैं तथा द्वितीयक रंग 3 होते हैं, बैगनी जिसे जामुनी या पराग प्रणाली कहा जाता है, और हरा नारंगी होता है। ये देखिए जो है कि प्राथमिक रंग में जो है कि येलो है, रेड है, ब्लू है, ये प्राथमिक रंग है। फिर येलो, रेड, ब्लू ये प्राथमिक रंग है। फिर रेड और येलो के मिलने से ऑरेंज रंग बनता है, और येलो और ब्लू रंग मिलने से ग्रीन रंग बनता है, और जो कि रेड और ब्लू रंग मिलने से पर्पल कलर बनता है, बैगनी कलर बनता है। तो रंग के सौंदर्य को बढ़ाते हैं और सुंदर वस्तु सभी को अच्छी लगती है। रंग जो है कि सौंदर्य को बढ़ाते हैं और सुंदर वस्तु जो कि सभी को अच्छी लगती है। प्रांग के अनुसार 3 प्राथमिक रंग होते हैं जैसे कि लाल, पीला, नीला आदि। इन्हीं तीनों रंगों के सम्मिश्रण से विभिन्न प्रकार के रंग बनते हैं, परंतु यह तीनों रंग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित रंग योजना में
रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है तो वह जो है कि एनालोगस रंग योजना होता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, एनालोगस रंग योजना होता है। एनालोगस रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। अनुरूप रंग तीन रंगों के समूह हैं जो रंग पहिया पर एक दूसरे के बगल में होते हैं। जो कि रंग अनुरूप रंग तीन रंगों के समूह होते हैं। क्या? अनुरूप रंग जो है कि तीन रंगों के समूह होते हैं जो एक पहिया पर एक दूसरे के बगल में होते हैं। जैसे अनुरूप रंग है, अगर यहाँ पर लाल है तो लाल से संबंधित जो है तो यह जो है कि एक दूसरे से सटा होता है, तो यही इसमें बताया गया है। तो यह अनुरूप रंग में होता है। तो तीन रंग, एक रंग यहाँ पर है तो दूसरा तीसरा, तो इसे ही। तो तीन रंग समूह होते हैं जो रंग पहिया पर एक दूसरे पर बगल में रहते हैं। और एक तृतीयक लाल नारंगी और लाल नारंगी के उदाहरण होते हैं। जैसे सादृश्य शब्द में तात्पर्य है कि सादृश्य या विशेष रूप से किसी वस्तु के अनुरूप होना। एक अनुरूप रंग योजना एक समृद्ध एक रूप रंग बनाती है। तो एक समान रंग योजना एक अच्छी मोनोक्रोमेटिक लगती है। यह गर्म या शांत रंगों के साथ उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा नजर पैदा करता है जिसमें एक निश्चित तापमान और साथ ही उचित रंग संभव होता है। लाल नारंगी पीले नारंगी समरूप रंगों के एक सेट का एक उदाहरण है। लाल नारंगी पीले नारंगी समरूप रंगों के एक सेट का एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि खाके के सिद्धांत में यह सम्मिलित नहीं है। तो खाके के सिद्धांत में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो रंग जो है कि खाके के सिद्धांत में नहीं सम्मिलित है। तो इसके आंसर ए होगा। और यह प्रसारण संतुलन लय सम्मिलित है। यह जो है कि खाके के तत्व हैं, तो ये सही होगा। तो खाके के सिद्धांत में प्रसारण लय संतुलन आदि सम्मिलित है। आदि के खाके के सिद्धांत है, रंग खाके के सिद्धांत नहीं है। खाका स्वरूप रंग और पोत चुनाव व्यवस्था द्वारा उचित होती है, किंतु इसकी परिणाम व्यक्ति के भावों के रूप में होता है जो कि चुनाव व्यवस्था करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रांग वर्ण चक्र में जो तीन वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो तीन वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है कि अनुरूप कहा जाते हैं, अनुपूरक कहा, सॉरी उसे त्रिक कहा जाते हैं। जो कि तीन वर्ण आपस में एक समान रहते हैं तो इसे एक त्रिक कहा जाता है। तो प्रांग वर्ण चक्र में जो तीन वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें त्रिक कहते हैं। एक रंग चक्र में बराबर की दूरी पर स्थित तीन रंगों के द्वारा ये रंग योजना बनाई जाती है। तो रंग का नाम कहलाता है, तो रंग का नाम ह्यू कहलाता है। तो इसका आंसर ये होगा, जो गर्म और ठंडा भी कहा जाता है उसे। तो हल्के रंग के साथ दीवारों और छत चित्रकारी पेंट फिनिशिंग रंग कमरे का आकार करता है। तो यह सत्य है, पेंट फिनिशिंग रंग कमरे का आकार करता है। मेट फिनिश रंग हल्का होते हुए भी प्रकाश के अवशोषित करता है तथा इस तरह कमरा छोटा प्रतीत होता है। तो यह प्रकाश को तो अवशोषित करता है पर कमरा छोटा नहीं प्रतीत होता है, छोटा बड़ा होता है। तो इसमें इसका आंसर गलत बताया है कि इसमें, हाँ इसमें इसका आंसर गलत बताया पर इसमें सही बताया गया है। इसमें इसे सही बताया गया है तो इसका आंसर उसी के हिसाब से बता रहे हैं। तो इसका यह सही होगा, ए और दोनों सही है। तो हल्के रंग के साथ दीवारों और छत चित्रकारी पेंट फिनिश रंग कमरे का आकार करता है क्योंकि मेट फिनिश का रंग हल्का होते हुए भी प्रकाश को अवशोषित करता है। इस तरह कमरा छोटा प्रतीत होता है। प्रकाश को तो हल्का रंग अवशोषित करता है पर यह इसी में कंफ्यूजन है, छोटा प्रतीत, जो कि बड़ा रहना चाहिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है कि निष्प्रभावी रंग नहीं है? क्या सफेद है, हल्का भूरा, हल्का नीला, काला? तो हल्का नीला जो है कि निष्प्रभावी रंग नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए शब्दों को सूची 2 में दिए गए सूची 2 में विभिन्न रंग स्कीमों को अधीन दिया है, मिलाना है। तो विभिन्न रंग स्कीमों को अधीन मिलाना है। तो पहले क्या है? पहले जो कि माध्यमिक है, तो माध्यमिक का संबंध जो है कि VI, तो माध्यमिक क्या है? माध्यमिक का संबंध जो है कि माध्यमिक में विभिन्न रंग स्कीमों में आएगा, किसके अधीन है? तो माध्यमिक है जो कि ROBPYG से अधीन है।
आर ओ बी पी वाई जिस अधीन, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और वित्त पूरक का वित्त पूरक किसके अधीन है, तो बी वाई ओ आर ओ, तो इससे अधीन है। तो ये वित्त पूरक है द्वितीयक त्रिक। द्वितीयक त्रिक किसका पूरक है, द्वितीयक त्रिक जो है कि द्वितीयक त्रिक जो है कि ओपीजी से का पूरक है, ओपीजी का पूरक है। और समरूप सदिश जो है कि बीजी वाई जी से है, बीजी वाई जी से है, तो इसका तीसरा होगा। यह पहला है, सी का पहला है, तो दूसरा चौथा पहला तीसरा इसमें है, तो दूसरा चौथा पहला तीसरा सी में है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो माध्यमिक आर ओ माध्यमिक किसका पूरक है, आर ओ बी पी वाई जी से है। और वित्त पूरक जो है कि बी वाई ओ आर ओ से है। और द्वितीयक त्रिक जो है कि ओ पी जी से है। और समरूप सदृश जो कि बी जी वाई जी से है, बी जी वाई जी से है। तो निम्नलिखित में से कौन तटस्थ रंग वर्ण है, तो इनमें कौन सा जो है कि तटस्थ रंग वर्ण है, तो काला है और सफेद जो है कि तटस्थ रंग वर्ण है। तो पहला और चौथा, तो पहला चौथा किसमें, तो बी में, तो बी सत्य है, इसका सही है, बी सही है। तो आगे देखते हैं, सॉरी बी हो जाएगी सही है। हमारे जीवन तथा वस्त्र उद्योग में रंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह जो है कि मूल रूप से 7 प्रकार का होता है। रंग जो है कि मूल रूप से 7 प्रकार का होता है। लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, काला, नारंगी। इन मूल रंगों को मिलाकर कई उप रंगों का निर्माण किया जाता है। मजेंटा, पेनसेटा आदि। इन प्रकार के रंगों के प्रयोग से कई तरीकों के रंग का निर्माण हो गया है। इन रंगों का प्रयोग स्थानीय एवं अस्थायी एवं अस्थायी दोनों रूप में किया जाता है। इन रंगों में अस्थायी दोनों रूप से में किया जाता है। इन रंगों में जो कि काला और सफेद को तटस्थ रंग कहा जाता है। काला और सफेद को तटस्थ रंग जो है कि कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रांग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट कलर स्कीम बनाते हैं। तो प्रांग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजक एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाता है। तो यह जो है कि नीला संतरी होगा, और लाल और हरा होगा, पीला और बैगनी होगा। यह जो है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाता है। तो दूसरा तीसरा चौथा, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो प्रांग कलर व्हील में निम्नलिखित में से संयोजन एवं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं। नीला और संतरी, हरा लाल, और हरा पीला और बैगनी। जो है कि प्रांग के प्राथमिक कलर जो है कि 5 ने बताया, प्रांग ने प्राथमिक कलर जो कि 5 बताया है, तो इसी को मिलाकर बताया है। तो मजा मजा फैशन और चटक रंग वस्त्र से जुड़ी है। तो यह किससे जुड़ी है, तो यह खुशी से जुड़ी है। मजा फैशन चटक रंग वस्त्र जो कि पसंद, रंग के वस्त्र पसंद जो है कि खुशी जुड़ी है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण गहराई और मान। वर्ण गहराई और मान खाली स्थान दिया कि 3 विभिन्न विमाएं हैं। तो वर्ण गहराई और मान और जो है कि रंग, यह जो कि 3 विभिन्न विमाएं हैं, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो वर्ण गहराई यू गहराई को इंटरसिटी और मान रंग कलर की 3 विभिन्न विमाएं हैं। रंग आज सौंदर्य बोध का पर्यायवाची बन गया है। हम जब जीवन में सरसता सरसता सुंदरता एवं आनंद की बात करते हैं, तो उसे जीवन में रंग बिखरने की संख्या ही देते हैं। रंग की प्राकृतिक एवं ईश्वर की सबसे बहुमूल्य देन में से एक है। रंग के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रंग का नाम दर्शाता है। तो वर्ण जो है कि रंग का नाम दर्शाता है, तो इसका आंसर बी सही होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची एक में कलर स्कीम का मिलान सूची एक में जो है कि कलर स्कीम का मिलान सूची 2 में दिए गए रंगों के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें जो है कि कलर स्कीम सूची एक में कलर स्कीम दिया गया और सूची 2 में रंग है, तो इसका मिलान करना है। तो ट्राई एड का जो है कि ट्राई एड जो है कि स्कीम कलर स्कीम है, तो उसका रंग क्या है, तो उसका रंग जो है कि पीला नीला लाल होगा। पीला नीला लाल होगा तो इसका पहला हो जाएगा। और संपूरक रंग में संपूरक कलर स्कीम में क्या होगा, हरा लाल होगा। तो हरा लाल जो है कि इससे संबंधित है, हरा लाल होगा। तो इसका संपूरक में होगा, संपूरक हरा और लाल होगा। जैसे कि रंग दिया गया है तो उसके संपूरक समान जो कि उल्टा सीधे में है, उल्टा है, तो लाल है, तो इसके विपरीत क्या है, तो हरा होगा। तो इससे मिलाया गया है, संपूरक ये रंग कहलाएगा। तो ट्राइएड 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 क्या है, ट्राइएड जो है कि पीला नीला लाल है, पीला नीला लाल होगा, जो कि प्राथमिक रंग है पीला नीला लाल। और संपूरक संपूरक जो है कि हरा लाल होगा, हरा लाल होगा। इसका पहला होगा, दूसरा नहीं सॉरी चौथा है, चौथा पहला। और मोनोक्रोमेटिक एक वर्डी, मोनोक्रोमेटिक रंग कौन सा है, तो नीला स्लेट नीला होगा, एक वर्डी होगा जो कि समान होगा। तो नीला स्लेट नीला होगा, तो इसका दूसरा होगा। और एनालॉगस, एनालॉगस का हरा पीला होगा, हरा पीला होगा, उसके पास है तो हरा पीला है। तो एनालॉगस सदृश होगा, एक दूसरे के दृश्य में होगा, तो हरा पीला हरा होगा। तो इसका जो है कि दूसरा हो गया और इसका जो है कि तीसरा हो गया। तो चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा किसमें है, तो बी में है, तो इसका आंसर बी सही होगा। पूछा है कि तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं, तो तीखे रंग के कपड़े क्या दर्शाते हैं, खुशी दर्शाते हैं। जैसे चटक रंग है लाल नीला पीला, ये जो कि खुशी दर्शाता है, तो इसका आंसर सी सही होगा, खुशी होगा। तो रंगों की उचित मेल से जीवन में समरसता आती है तथा संतुष्टि की प्राप्त होती है। पर्व त्योहार एवं चटक रंग के वस्त्र तथा चमकीले रंगों में सजा सजा कमरा अच्छा लगता है। तीखे रंग के कपड़े खुशी दर्शाते हैं, तीखे रंग के कपड़े हो जाएंगे खुशी दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एनालोगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश करती है। तो एनालोगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश करती है। तो यह जो है कि 2 या 3 आसपास वाले रंग होते हैं, तो इसका आंसर ए सही होगा, 2 या 3 आसपास रंग होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, सही अनुक्रम बताइए। रंगों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो जो है कि रंगों को वर्गीकृत करना है, पहले जो कि द्वितीयक प्राथमिक रंग होगा, प्राथमिक रंग होगा, फिर द्वितीयक रंग, फिर मध्यवर्ती रंग, तृतीयक रंग होगा और चतुर्थ रंग होगा। तो इसका आंसर सी होगा। प्राथमिक रंग में किया जाता है, द्वितीयक रंग में, जिसे द्वितीय रंग को गौड़ रंग भी कहा जाता है, और मध्यवर्ती तृतीयक चतुर्थ रंग, यह रंगों के वर्गीकृत किया गया है, सही अनुक्रम है इसका, तो इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब काला रंग किसी अन्य रंगों में डाला जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे जो है कि क्या कहते हैं, तो इसे जो है कि छाया कहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, छाया कहते हैं। तो जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे छाया कहते हैं। रंगों का वह मूल्य जो काला रंग को मिलाने से अपने वास्तविक रंग में गहरा हो जाता है, तो उसे जो है कि छाया कहते हैं। तो क्रोमा रंगों की चमक एवं धुंधलापन से संदर्भित है। क्या है, क्रोमा चमक और धुंधलापन से संदर्भित है। और टिंट टिंट जो कि रंगों के मिलाने से अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है, और शेड को ही काला रंग मिलाने से वह शेड हो जाता है, उसे ही छाया कहा गया है। तो रंगों के मूल्य जो कि रंगों के गहरेपन हल्केपन को संदर्भित करता है, और चमक धुंधलापन जो कि क्रोमा को कहा जाता है। तो ह्यू रंगों के नाम से जैसे लाल पीला हरा नीला ठंडा गर्म, ये सब है ह्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। ग्रे एवं
ग्रे एवं काला रंग जो है कि, तो जो है कि ग्रे और काला रंग क्या है, ग्रे और काला रंग जो है कि तटस्थ रंग है, तटस्थ रंग है। तो यह इसका तीसरा, पहले ए का तीसरा हो जाएगा। और लाल हरा रंग जो है कि, लाल हरा रंग जो है कि विपरीत रंग है, जिसे संपूरक रंग भी कहते हैं, तो विपरीत रंग है, तो इसका चौथा हो जाएगा। और पीला नारंगी रंग जो है कि एक गर्म रंग है, तो इसका पहला हो जाएगा। और नीला नारंग, नीला और नीला, नीला और नीला हरा रंग जो है कि एक ठंडा रंग है, तो यह दूसरा होगा। तीसरा चौथा, पहला दूसरा, तो इसके, इसका आंसर होगा तीसरा चौथा पहला दूसरा, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो ग्रे एवं काला रंग तटस्थ रंग है, लाल हरा रंग विपरीत रंग है, पीला नारंगी रंग गर्म रंग है, नीला नीला हरा रंग ठंडा रंग है। रंग का एक आयाम है, रंग का एक आयाम क्या है, क्या अनुपात है, छाया है, रंग या यू है, या रंगों का संयोजन है। तो रंग का एक आयाम जो है कि यू है, रंगत है, रंगत है, तो इसका आंसर डी होगा। तो रंगत ऐसा शब्द है जो कि रंगों के नाम को दर्शाता है, जैसे लाल नीला या हरा नीला, और हरे में जो अंतर है वही इसके यू में अंतर है। जैसे कि हरा नीलेपन को प्रदर्शित करता है, परिवर्तित होता है, और जो है कि उसका यू भी परिवर्तित हो जाता है, और फिर वह हरे के स्थान पर नीला हरा कहलाता है। भौतिक शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं कि प्रकाश विभिन्न लंबाइयों की चारों तरंगों में और विभिन्न तरह की गति से यात्रा करता है, और यह तरंगे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे हम रंग कहते हैं। वस्तु का वह गुण जो कि उन्हें इतना सूक्ष्म बनाता है कि वह कुछ तरंग को परावर्तित करे और कुछ को अभिशोषित करे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पूरक रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र हैं। तो पूरक रंग वह रंग होते हैं जो रंग चक्र होते हैं, तो वह जो है कि एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं, एक दूसरे के जो कि सामने पाए जाते हैं उसे रंग पूरक रंग कहते हैं। तो इसका आंसर बी सही होगा, सॉरी डी सही होगा, इसका आंसर डी सही होगा। तो जो वर्ण चक्र का बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उन इनमें से एक रंग गर्म होता है तो एक रंग ठंडा, जैसे लाल हरा बैगनी पीला आदि होता है। तो प्रांग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं, प्रांग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं, तो यह जो है कि बड़ा अनुभव कराते हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा, बड़ा अनुभव कराते हैं। तो प्रांग नामक वैज्ञानिक ने एक रंग योजना का प्रतिपादन किया, इसे प्रांग रंग योजना के नाम से जाना जाता है। प्रांग रंग एक कमरे को बड़ा तथा विशाल बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट एक का लिस्ट रोज में मिलान करना कर सही उत्तर देना है। तो गुलाबी जो है कि गुलाबी, महरूम, लाल, तो महरूम, तो लाल क्या है, तो इसका गुलाबी का संबंध जो कि टिंट से है, और महरूम का संबंध जो है कि शेड से है, और लाल का संबंध जो है कि ह्यू से। लाल एक रंग है, तो गुलाबी भी रंग है, मतलब गुलाबी का टिंट महरूम का शेड से है, लाल रंग है, तो उसके अगल बगल जो है कि उसी के से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन में रंगों नहीं, इसके बारे में बताया गया है। तो मानव जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। रंग वस्त्र के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, और सुंदर वस्तु सभी को अच्छी लगती है। टिंट क्या है, टिंट किसी मूल रंग के सफेद रंग मिलाने पर रंग लगता है, जैसे लाल और सफेद मिलाने पर गुलाबी होता है, तो यह टिंट हो गया। और शेड क्या है, जो किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से एक सेट तैयार हो जाता है, जैसे लाल में काला रंग मिलाने से मैरून हो गया, तो इसे सेट कहा जाता है। और यू, यू जो कि यह किसी भी रंग का नाम है, यू क्या किसी भी रंग, जैसे लाल, लाल एक प्राथमिक रंग है, लाल हरा नीला ये जो कि प्राथमिक रंग है, और इसके मिलाने से जो है कि मैरून रंग बना, तो यह जो है कि टिंट हो गया, इसमें काला डाला गया और इसमें सफेद डाला तो गुलाबी, तो यह टिंट नहीं, यह टिंट हो गया और यह कि सेट हो गया। तो रंजक पदार्थ में तीन प्राथमिक रंग है, रंजक पदार्थ में तीन प्राथमिक रंग है, कौन सा है, लाल हरा पीला, लाल हरा नहीं सॉरी, लाल पीला नीला जो है कि प्राथमिक रंग है, तो रंजक पदार्थ का तो तीन प्राथमिक रंग है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी का रंग प्राप्त होता है, दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी का रंग प्राप्त होता है, तो जो है कि माध्यमिक, माध्यमिक रंग प्राप्त होता है, सॉरी
जो दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से जो है कि कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो दो द्वितीयक रंग मिलाने से तृतीयक रंग प्राप्त होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, तृतीयक रंग प्राप्त होता है। तो दो द्वितीयक रंगों के मिलाने से तृतीयक रंग प्राप्त होता है। प्राथमिक रंग जो कि लाल, नीला, पीला होता है। द्वितीयक रंग जो कि इन्हें किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे लाल नीले से मिलाकर बैंगनी, पीला और लाल रंग से नारंगी, पीले और नीले रंग से संयोजन से हरा रंग बनाया जाता है। और तृतीयक रंग जो है कि इस प्रकार रंग को प्राथमिक और द्वितीयक रंग के संयोग से बनाया जाता है, जैसे कि पीला नारंगी के मिलने से हरा नीला हो जाता है। पीला नारंगी से मिलने से क्या होता है, हरा नीला हो जाता है। सॉरी, पीला नारंगी मिलता है तो तृतीयक रंग होता है, और हरा नीला मिलता है तो तृतीयक रंग होता है। तो रंग के प्रकार हैं। रंग के प्रकार क्या है, दीवार बिछावन, फर्श बिछावन, छत बिछावन, उपयोग सभी। तो रंग के प्रकार हैं। तो रंग में रग के प्रकार है, तो रग के प्रकार जो है कि फर्श बिछावन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, फर्श बिछावन। जमीन पर बिछने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे बिछावन कहते हैं। रग एक ऐसा प्रकार है जो फर्श बिछावन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है, इनमें से कौन सा जो है कि तटस्थ रंग है, तो काला जो है कि तटस्थ रंग है, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो रंग की कुल रंगतें 6 होती हैं, 6 माने जाते, जिसमें लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी, लेकिन काला सफेद जो है कि तटस्थ रंग माना जाता है। तो प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग क्या है, तो प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग है लाल नारंगी, तो इसका आंसर ए सही होगा, लाल नारंगी। तो निम्न में से किन दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बनता है, तो पीला और नीला रंग मिलाकर हरा रंग बनता है, तो इसमें जो है कि पीला नीला ए में है, तो ए आंसर सही होगा। इसमें इसका आंसर जो कि कोई नहीं बताया है, पर पीला और नीला को मिलाकर ही हरा रंग बनता है, तो इसका इसमें आंसर कोई नहीं बताया है। देखते हैं क्या बताया इसमें। प्रकाश के वे रंग जो किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते तथा वे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। प्राथमिक रंग या मूल्य रंग कहलाते हैं। मूल रंग कहलाते, ये 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा, नीला, जो कि प्राथमिक रंग। पहले देखिए कितना बार बता चुका है कि लाल, पीला, नीला होता है, इसमें हरा दे दिया है। तो ये अच्छा भौतिक शास्त्री के अनुसार है, तो भौतिक शास्त्र, तो यहाँ पर तो नहीं लिखा है कि भौतिक शास्त्री के अनुसार कौन सा रंग है, 2 रंगों को मिलाकर बन, सॉरी गलती हो गई, 2 रंगों के, प्रश्न सही से नहीं पढ़ पाए मैं, तो सही दिया है इसमें। तो 2 रंगों के मिलाकर हरा रंग बनता है, मतलब 2 रंगों के मिलाकर हरा रंग बनता है, तो सही तो बताई हूँ, पीला और नीला रंग मिलाकर हरा रंग बनता है, तो इसका आंसर ए ही सही हुआ ना। तो इसमें लाल, हरा, नीला जो है कि भौतिक शास्त्र के अनुसार बताया प्राथमिक रंग, जो कि प्राथमिक रंग जो है कि लाल, पीला, नीला ही होता है, तो लाल, पीला, नीला ही होता है, और पीला और नीला मिलाकर हरा रंग बनता है, तो इसका आंसर यही सही हुआ ना। तो इसके आगे देखते हैं फिर, लेकिन प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग जो है कि लाल, पीला, नीला रंग है, उल्टा कर दिया। इनमें से इनके मिश्रण में निम्नलिखित रंग प्राप्त होते हैं, जैसे पीला, हरा, लाल रंग होता है, मैजेंटा, लाल, नीला रंग होता है, पीला, हरा, पीला किसके मिलाने से, हरा और लाल को मिलाने से पीला होता है, और लाल नीला के मिलाने से मैजेंटा होता है, हरा नीला के मिलाने से पीकॉक मिलन होता है। यह भौतिक शास्त्र के अनुसार बताया गया है। नोट्स में दिया गया है कि जब तीनों प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो श्वेत प्रकाश बनता है, अर्थात श्वेत प्रकाश लाल प्लस नीला प्लस हरा होता है, लाल प्लस नीला प्लस हरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं किस कौन से एग्जाम में पूछा है। ये पीजीटी 2009 में पूछा है, एक क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे। तो 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं, 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं। देखिए मूल रंग, इसमें भी देखिए क्या बताया है, तो नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, लाल जो कि 3 मूल रंगों के अंतर्गत आता है। तो
इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर देखते क्या है, तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर इसे प्राथमिक रंग बता दिया गया है, नीला पीला लाल, और यहाँ पर जो है कि इसे हरा को ही प्राथमिक रंग बता दिया, जो कि हरा एक द्वितीयक रंग है। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे ये पब्लिक वाले कैसे दिए हैं। तो इसका आंसर जो है कि बी सही होगा। वर्ण का स्वभाव रंगते होती है, वर्ण का स्वभाव रंगते होती है। यूं तो रंगतों के अनंत नाम है, परंतु मुख्य रंगते 3 है, नीला पीला लाल। अब यहाँ पर मुख्य रंगते 3 है, नीला पीला लाल, और दो दो मुख्य रंगतों के मिश्रण से 3 द्वितीयक श्रेणी के रंग निर्मित होते हैं, जिनमें से नारंगी बैंगनी हरित। देखिए यहाँ पर हरित जो है द्वितीयक रंग बता दिया गया है, हरित कहलाता है। निकटवर्ती मुख्य तथा द्वितीयक श्रेणी के रंगों के मिश्रण से जो रंगतें बनती हैं उसे मध्यवर्ती कहते हैं, जो कि मुख्य और द्वितीय, जो प्राथमिक और द्वितीय रंग के मिश्रण से जो रंग बनते हैं तो मध्यवर्ती रंगते की श्रेणी में रखा जाता है। और मध्य ध्यातव्य है कि उपरोक्त रंगते पदार्थ के रंगते हैं, जबकि प्रकाश के रंगते इनमें से भिन्न होती हैं। प्रकाश मुख्य रंगतों के अंतर्गत लाल हरा नीला आते हैं। प्रकाश रंगत, यहाँ पर प्रकाश के मुख्य, यहाँ इम्पोर्टेंट है, प्रकाश के मुख्य रंगतों के अंतर्गत, प्रकाश के मुख्य रंगतों के अंतर्गत क्या आएगा, लाल हरा नीला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का हल्कापन तथा गहरापन कहलाता है। रंगों का हल्कापन तथा गहरापन क्या कहलाता है, तो वैल्यू कहलाता है। तो इसका आंसर बी होगा। और ह्यू रंगों का ठंडा और गर्म ह्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन सा है, तो लाल पीला नीला जो कि 3 प्राथमिक रंग है, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, इसमें कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो हरा जो कि नहीं है, तो इसका आंसर सी सही होगा। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाले योजना यह जो है कि प्रकाश सदिश एनालोगस होगा। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है सदिश एनालोगस होगा, तो इसका आंसर बी होगा, सदिश एनालोगस होगा। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग सदिश रंग योजना में किया जाएगा। सदिश को एनालोगस रंग कहा जाता है। सदिश रंग योजना एक समाज पूर्ण रंग योजना है, क्योंकि इसमें एक वर्ण कॉमन होता है, जैसे पीला हरा नीला लाल पर्पल नीला पर्पल आदि। ये रंग योजनाएं मोनोक्रोमेटिक रंग योजनाओं की अपेक्षा रंगाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथा आकर्षक रंग योजना प्रस्तुत करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रंगों के नाम इसके द्वारा दिया गया, रंगों का नाम किसके द्वारा दिया गया, इसके द्वारा दिया गया, तो ह्यू के द्वारा, छटा के द्वारा, तो इसका आंसर ए सही होगा। काला रंग प्रतीक है, तो काला रंग प्रतीक क्या, दुख का, तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती रंग योजना है। समवर्ती रंग योजना एक रंगी योजना है, एक रंगी रंग योजना समवर्ती रंग योजना है, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो वर्णों के गुणों के आधार पर वर्णरहित, एक वर्णीय, बहुवर्णीय, समरूपी तथा समवर्ती एवं मध्यवर्ती आदि रंग योजना के वर्गीकरण किया जाता है। वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग एक ही परिवार के होते हैं का चयन समीपवर्ती रंग संतति कहलाता है, जैसे लाल नारंगी लाल बैंगनी, अथवा जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है नारंगी लाल बैंगनी, तो नारंगी कहाँ पर है, नारंगी लाल बैंगनी, और जो है कि पीला धानी हरा, पीला धानी हरा, और आदि समवर्ती रंग योजना कहलाता है। यह जो कि आदि समवर्ती रंग योजना का, और नीलमणि नीला, यह भी समवर्ती रंग योजना कहलाता है, जो कि एक दूसरे के सामने सटे हुए हों, और अगर सामने विपरीत, ऐसे विपरीत हैं तो यह विपरीत रंग योजना कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकतम मूल्य का रंग है, तो अधिकतम मूल्य का रंग क्या है, अधिकतम मूल्य का रंग है काला सफेद लाल, तो इसमें क्या है, तो जो है कि काला होगा, काला होगा, क्या है, इसका आंसर बी होगा, काला होगा।
तो काला रंग अधिकतम मूल्य रंग है। मूल्य का संबंध रंगों के गहरे तथा हल्केपन से है। सफेद रंग सबसे कम मूल्य का माना जाता है। काले रंग को सबसे मूल्यवान रंग माना जाता है, क्योंकि इसमें गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। उससे गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों का चमकदार व धुंधलापन कहलाता है। रंगों का चमकदार या धुंधलापन क्या कहलाता है? तो तीव्रता कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, तीव्रता। क्रोमा ही का क्रोमा कहा जाता है। रंगों की चमकदार व धुंधलापन क्रोमा अथवा घनत्व काला है। घनत्व तथा क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा। अधिक घनत्व से वर्णों में चमक आ जाती है। मिश्रण वर्गों में कम घनत्व होता है, जिससे वर्ण धूमिल अथवा धुंधले हो जाते हैं। वर्णों के इन गुणों को ध्यान में रखकर ही चित्र में वर्ण संयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक होते हैं। तो दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग पहले से क्या अधिक होते हैं? पहले से जो कि गहरा लगने लगता है, तो इसका आंसर सही होगा। तो हमारे दृश्यात्मक अनुभव का महत्वपूर्ण पक्ष वर्ण बोध होता है। जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक गहरा प्रतीत होता है। वस्त्र संयोजन में प्रत्येक रंग का उचित स्थान होना आवश्यक है। रंगों के विभिन्न संयोजन से ही वस्त्रों में आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रयात्मक रंग योजना में किस प्रकार के रंग सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? त्रयात्मक रंग योजना में किस प्रकार के रंग सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो यह विरोधी रंग है। तो इसका आंसर बी होगा, विरोधी रंग योजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ROY किस रंग समूह से संबंधित है? ROY किस रंग समूह से संबंधित है? तो यह जो है कि पूरक, इसमें इसका आंसर गलत दिया। ROY इसमें दिया गया है प्राथमिक रंग, जो कि प्राथमिक रंग से नहीं संबंधित है। आर मतलब RBY रहेगा, RBY प्राथमिक रंग से होगा। वो जो है कि ऑरेंज है, तो ऑरेंज जो कि द्वितीयक रंग है, तो इसमें इसका आंसर ही गलत दिया गया है, नहीं पता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षर ROY हमें किन रंग समूह की ओर की याद दिलाती है? अक्षर R मतलब रेड, ओ मतलब कि ऑरेंज, वाई मतलब येलो। इसमें जो है कि यह गर्म समूह दिलाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका मतलब उल्टा कर दिया क्वेश्चन, पर यही क्वेश्चन दोहरा दिया, रिपीट कर दिया यहाँ पर। और यह MP PhD में दिया गया है। इसे DSSB यह जो है कि 2015 में पूछा है। तो यह जो है कि आंसर सही है। इसको उल्टा पूछना था, यह रंग समूह पूछना था कि कौन से रंग में आए, मतलब कौन सा रंग समूह याद दिलाता है। तो इसमें भी इसका आंसर ए होगा, गर्म ही होगा। तो यहाँ पर ये प्राथमिक रंग दिया, एक आंसर ही गलत है, तो इसका आंसर ये होगा। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया खाली अक्षर का फेरबदल है, शब्दों का फेरबदल है। जैसे कि यहाँ पर ROY किस रंग समूह से संबंधित, और यहाँ पर पूछा है कि अक्षर ROY हमें किस रंग समूह को याद दिलाते हैं। यहाँ पर याद दिलाना दिया गया है, तो यही देखिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही रिपीट करके बताते हैं। बहुत कम ही ऐसा है कि नहीं, बहुत कम ही बाहर से पूछता है, पर यही पूछता है, रिपीट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूरक रंग योजना नहीं है? इनमें से कौन सा पूरक रंग योजना नहीं है? तो पीला बैंगनी जो कि पूरक रंग योजना नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा, पीला बैंगनी। और नीला केसरी, लाल बैंगनी और हरा लाल, ये पूरक रंग योजना है, नीला केसरी लाल बैंगनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल सज्जा में महत्वपूर्ण है, बाल सज्जा में क्या महत्वपूर्ण है? फर्नीचर जो है कि रंग है, और सज्जा में महत्वपूर्ण, बाल सज्जा में जो है कि फर्नीचर, प्रकाश, पुनरावृत्ति, ये नहीं, तो रंग जो है कि बाल सज्जा में महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर बी से होगा, रंग। बाल सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण रंगों का होता है। विभिन्न रंगों के प्रयोग से घर की सुंदरता बढ़ जाती है। लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं, जो कि पूरक रंग कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? तो लाल, पीला, नीला ये जो कि प्राथमिक रंग है, नारंगी द्वितीयक रंग है, तो इसका आंसर सी सही होगा।
तो इसमें बताया कि नारंगी द्वितीयक रंग है, यह रंग सबसे अधिक भड़कीला होता है। नारंगी रंग जो कि सबसे अधिक भड़कीला व गाढ़ा माना जाता है। इसमें दोनों प्रकार के उस रंगों का मिश्रण मिश्रण है। लाल तथा पीला विशुद्ध रंग रूप में सजावट में इसका अधिक मात्रा में प्रयोग अवांछनीय है। यह रंग शक्ति, आस्था, उत्साह एवं आतिथ्य सत्कार के भावों का उद्घोतक है। कौन सा रंग जो है कि लाल पीला जो है कि शक्ति, आस्था, उत्साह एवं आतिथ्य सत्कार के भावों को द्योतक है। बहुधा इसका प्रयोग काले अथवा विरोध रंग की मिलाकर सौम्य रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रंगों जो काल तार में से तैयार किए जाते हैं वह कौन सा है? तो काल तार से जो तैयार किया, तो रंग जो है कि कोल तार से तैयार किया जाता है, तो प्राकृतिक रंग है जो कि कोल तार से तैयार किए जाते हैं, तो ये प्राकृतिक रंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाए जाए और उसका रंग खाली स्थान हो जाए तो ये दर्शाते हैं कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। तो इसका जो है कि जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए तो यह जाए और उसका रंग जो है कि गहरा लाल जब शक्कर में क्या मिलाया जाता है, गहरा लाल हो जाए तो यह दर्शाया जाता है कि घी में कौन सा वनस्पति घी मिलाया जाता है। अम्ल और शक्कर के साथ मिलाया जाए तो उसका रंग गहरा लाल हो जाता है। तो यह दर्शाता है कि वनस्पति घी में मिलावट है, वनस्पति घी का मिलावट है। तो इसका आंसर बी होगा, गहरा लाल। जब पिघले हुए घी में HCl अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए तो उसका रंग गहरा लाल हो जाए तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी मिलावट है। हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग है, तो हरा, नारंगी, बैंगनी रंग क्या है? प्राथमिक रंग है या द्वितीयक रंग है? तो यह जो है कि द्वितीयक रंग है, तो इसका आंसर बी सही होगा। रंग के अनुसार रंग 5 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा मध्यवर्ती, तृतीयक तथा चतुर्थ श्रेणी के रंग। प्राथमिक रंग जो है कि 3 होते हैं, पीला, लाल, नीला होता है। दो मुख्य रंगों के मिश्रण से 3 द्वितीयक श्रेणी की रंगतें बनती हैं, जिन्हें हरा, नारंगी तथा बैंगनी कहा जाता है। निकटवर्ती मुख्य तथा द्वितीयक श्रेणी की रंगतों के मिश्रण से जो रंगतें तैयार होती है उन्हें मध्यवर्ती श्रेणी में रखा जाता है, जबकि द्वितीयक श्रेणी की 2 रंगतों के मिश्रण से बनने वाले रंगतें तृतीयक श्रेणी के रंगतें तथा 2 तृतीयक श्रेणी के रंगतों को मिलाकर चतुर्थी श्रेणी की रंगतें बनती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पीला, नीला, लाल जो है कि प्राथमिक रंग में आता है और जो है कि द्वितीयक रंग में हरा, नारंगी, बैंगनी, जो कि हरा, नारंगी, बैंगनी ये द्वितीयक रंग होते हैं। यहाँ मध्यवर्ती रंग लिख गया है, पर द्वितीयक रंग होता है। और जो है कि मध्यवर्ती रंग में क्या है? हरा, पीला, नीला, हरा और बैंगनी, नीला और लाल, बैंगनी और पीला, नारंगी। तो पीला और नारंगी को मिलाकर पीला नारंगी बनता है और बैंगनी और लाल को मिलाकर लाल बैंगनी बनता है, मध्यवर्ती रंग है। और नीला और हरा को मिलाकर जो है कि नीला हरा बनता है, मध्यवर्ती रंग है। तो यह है। तो आगे देखते हैं, नीला रंग प्रतीक होता है, तो नीला रंग जो है कि साहस का प्रतीक होता है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही होगा, नीला रंग साहस का प्रतीक होता है। तो हमारा जो है कि रंग से संबंधित क्वेश्चन जो आया था वो खत्म हुआ। अब जो है कि आंतरिक सज्जा में फर्नीचर का भाग है। तो फर्नीचर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको देखते हैं। तो पूछा है कि घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो मोम, पुटीन अथवा मोम का। तो पुष्प व्यवस्था जो है कि आंतरिक सज्जा का भाग है। तो पुष्प व्यवस्था संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उसको देखेंगे। तो हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? ग्रीक देवी का नाम है, तो इसका आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है, तो सो जो है कि मनुष्य को इंगित करता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो पूर्व के देशों में जैसे भारत, चीन, जापान में उद्योगों और पुष्प से लोगों को सदा से प्रेम रहता है। जापान में पुष्प विन्यास को एक महत्वपूर्ण कला माना गया है। जापान में पुष्प सज्जा को आरंभ में 6वीं सदी में हुए। आज के लगभग 1400 वर्ष पहले इकेबाना पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से पुकारा जाता है। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। क्या है इकेबाना का शाब्दिक अर्थ? जीवित फूल है। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक है, बेसिक सिंबल्स हैं होते हैं जो कि 3 टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। सीन जो है कि सर को बताता है, और सो जो है कि हाइट जो है कि मनुष्य को, हाई की जो है कि पृथ्वी को इंगित करता है। जैसे देखिए 3 टहनियां हैं, मिटा देते हैं। 3 टहनियां हैं, 3 टहनियां हैं। एक टहनिया जो है कि जमीन पर गिरी हुई है, एक टहनिया थोड़ा ऊपर है। तो जो ऊपर वाली टहनी है इसे स्किन कहा जाता है, और जिसे इसे सिन कहा जाता है, यह स्वर्ग से संबंधित है। और जो सो है, सो जो है कि मनुष्य से संबंधित, जो थोड़ी नीचे झुकी हुई है तो उसे सो कहा जाता है, यह मनुष्य से संबंधित। और हाई की जो है कि पृथ्वी, ये नीचे जमीन पर सटी हुई है, तो यह पृथ्वी को इंगित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प सज्जा की जापानी कला को कहते हैं, तो जापानी कला को इकेबाना कहते हैं, तो इसका आंसर ये सही होगा। तो इकेबाना फूलों को सजाने की एक पारंपरिक जापानी कला को कहते हैं, जिसमें फूल पत्तियों, बीज, टहनी और उसके तने को इस तरह से वर्तमान फूलदान, गमले आदि को में सजाया जाता है। ऐसे माना जाता है कि जापानियों की प्रकृति में बहुत लगाव होता है। वह हमेशा, जापानी जो प्रकृति से बहुत लगाव होता है, वह हमेशा से ही अपने घरों को सजाने के लिए किसी अन्य सामान को खरीदने की जगह इकेबाना का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जापान में पुष्प सज्जा को कहा जाता है, जापान में पुष्प सज्जा क्या कहा जाता है? मोरीबाना कहा जाता है, इकेबाना कहा जाता है, नाजीरे। तो जापान में पुष्प सज्जा इकेबाना कहा जाता है, तो इसका आंसर डी होगा। जापान में पुष्प सज्जा को इकेबाना कहा जाता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो लंबी फूल सज्जा कहाँ से के लिए प्रयुक्त है? लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए प्रयुक्त है? तो घर की मध्य में, मेज पर, घर के कोने पर। तो घर के कोने पर लंबी पुष्प सज्जा प्रयोग है, तो इसका आंसर सही है। तो लंबी फूल सज्जा घर के कोने के लिए प्रयुक्त है। फूल सज्जा कला का ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई व्यक्ति अध्ययन और अनुभव द्वारा इस रचनात्मक योग्यता का विकास कर सकता है। यह सांस्कृतिक विकास का एक साधन है जिसे बिना गृह कार्य में बाधा डाले कोई भी गृहिणी सीख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है, यह किसने कहा है? तो यह जो है कि ए एच रट ने कहा है। किसने कहा है? ए एच रट ने कहा है। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है, तो ए जो है कि ए एच रट ने कहा है, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह कथन ए एच रट द्वारा कहा गया है, फूल वातावरण के उल्लासित करते हैं, फूल मन को शांति एवं सुख, आनंद, संतोष एवं सरल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तो अभिकथन ए कह रहा है कि पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी टहनी तिरछी काटनी चाहिए, तो यह सत्य है। और कारण आर कह रहा है तिरछे काटते हुए फूल की टहनी को अच्छी तरह टिका सकते हैं, तो यह भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी घोतक होती है, तो सबसे बड़ी टहनी जो है कि स्वर्ग की होती है, तो इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इकेबाना एक उदाहरण है, तो इकेबाना एक जापानी शैली है, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? तो सोका, मोरीबाना, इकेबाना, सोएबाना। तो सोएबाना नहीं, इसका आंसर सी सही होगा। सॉरी, सोका नहीं है, सोका नहीं है, तो इसका आंसर जो है कि ए सही होगा, सोका नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पुष्पों में रुचि हो लेता है। कुछ व्यक्ति देखकर, सुनकर एवं छूकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति जिसकी कल्पना शक्ति तीव्र है, जो
कलाकार हो और प्रयोग करने का उत्सुक हो, वह इसे सुंदर रूप देने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोरीवाना एक तरीका है, तो मोरीवाना एक पुष्प सज्जा का है, तो इसका आंसर बी सही होगा। यह जो कि 19वीं सदी में हुआ था, जिसका प्रारंभ लगभग पुष्प मोरीवाना जापानी पुष्प सज्जा शैली है, जिसका प्रारंभ जो कि 19वीं सदी में हुआ था। ये बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किए जाते हैं। 10 से 15 फीट तक ऊंची होती है मोरीवाना जो है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है, तो पानी में नमक डालकर रखा जाता है, तो इसका आंसर बी होगा, पानी में थोड़ी नमक डालकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है, तो इनमें से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है, तो इकेबाना मोरीवाना। तो इनमें से जो कि जापानी पुष्प सज्जा ये सभी ये दोनों है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर जो है कि सी होगा, इनमें से दोनों होगा। तो इकेबाना तथा मोरीवाना जापानी पुष्प सज्जा की शैली है। इन पुष्प व्यवस्था में फूलों की गिनती, आकार, रंग तथा संतुलन आदि के माध्यम से कुछ विशिष्ट भावों एवं प्रतीकों का दर्शाया जाता है। तो नेक्स्ट भाग है प्रकाश व्यवस्था एवं संवातन है। तो प्रकाश व्यवस्था एवं संवातन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश दृढ़ता की दर निर्धारित की सीमा है। प्रकाश दृढ़ता के दर से निर्धारित की सीमा क्या है, तो 1 से 8 है, तो इसका आंसर डी होगा। तो आयोग ने प्रकाश को दृढ़ता की सीमा 108 माना है, तो लेकिन इसका सही सीमा 1 से 5 होगा, तो इसका आंसर ए होगा। किसी वस्तु के दृश्य बोध की अवधारणा के बाद भी जब प्रकाश की किरणें आंखों में प्रवेश करना बंद कर देती हैं, तो उसे दृष्टि की दृढ़ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टि की दृढ़ता कहा जाता है। कृत्रिम संवातन विधि है। कृत्रिम संवातन विधि क्या है, तो प्लीनल पद्धति है। कृत्रिम संवातन पद्धति क्या? प्लीनल पद्धति है, तो इसका आंसर बी होगा। कृत्रिम संवातन जिन स्थानों में प्राकृतिक संवातन व्यवस्था प्राप्त जनक या सुविधाजनक नहीं होती है, जैसे सिनेमा हॉल, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, वहां ना तो पारगमी संवातन व्यवस्था सुविधाजनक होती है, जैसे प्लीनल व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं में बिजली के साधारण पंखों का प्रयोग किया जाता है। जब यह दबाव के साथ ही वायु के निचले ढकेलते हैं, इसके परिणाम स्वरूप अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है, अर्थात शुद्ध व ताजी हवा के साथ ढकेला जाना ही प्लीनल अव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक अभिकथन ए कर रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रकाश समान रोशनी के लिए आदर्शपूर्ण है। अप्रत्यक्ष प्रकाश समान रोशनी के लिए आदर्शपूर्ण है, तो यह जो है कि सत्य है। और कारण आर कह रहा है कि यह प्रकाश छत की ओर निर्देशित होकर कमरे में वापस प्रतिबंधित होता है, तो यह भी सत्य। ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष चकाचौंध एक सतह में आंखों में परावर्तित होती हैं, जैसे किसी कार की हेडलाइन आपके पीछे देखने वाले शीशे में। इस अवस्था में रोकने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो अप्रत्यक्ष चकाचौंध एक सतह से आंखों में परावर्तित होती है, जैसे किसी कार में हेडलाइन आपके पीछे देखने वाले शीशे में। तो इसको क्रम वाइज करना है। इसको अवस्था को रोकने के लिए विकल्पों में से चुना जाता है, मतलब क्रम वाइज नहीं करना है। इस अवस्था को रोकने के लिए इसमें से जो विकल्प दिया है उसमें चुना जाएगा कौन सा सही है। तो पहले जो है कि अप्रत्यक्ष प्रकाश का स्रोत का कोण बदलना होगा। पहले जो है कि अप्रत्यक्ष प्रकाश के स्रोत का कोण बदलना होता है। फिर जो कि शील्ड का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद परावर्तन सतहों के आसपास के रणनीतिक रूप से हुड या वाइजर रखे जा सकते हैं, तो यह भी सही है। और रात के पीछे देखने वाले शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो गलत है। और पीछे देखने वाले शीशे पर रंगीन फिल्म लगाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर जो है कि ये सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है।
कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गुण को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन एक आ रहा है, प्रकाश की व्यवस्था अवश्य ही रोचक और सुंदर अभिरुचि को तृप्ति करने वाली होनी चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था क्या है? प्रकाश की व्यवस्था अवश्य रोचक और सौंदर्य अभिरुचि को तृप्ति करने वाली होनी चाहिए। तो ये जो है कि सत्य है। और जो है कि प्रकारक कह रहा है कि प्रकाश सभी खुले सोते आंखों को देखने में अच्छे लगते हैं। तो यह जो है कि असत्य है। प्रकाश के सभी खुले स्रोत आंखों का देखने में अच्छे लगते हैं, ये असत्य। सभी कोई जरूरी नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? तो इनमें से कौन सा लैंप है जिसमें ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? तो प्रकाश उत्सर्जित डायोड लैंप, लाइट एम्पिटिक डायोड लैंप। तो इसका आंसर सी होगा। तो प्रकाश उत्सर्जित डायोड लैंप, लाइट एमिटिंग लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी एक अर्धचालक प्रकाश स्रोत है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जब इसके माध्यम से प्रवाह होता है तो सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन छेद के साथ पुनर्संयोजन करते हैं, ऊर्जा को फोटोन रूप में जारी करते हैं। आधुनिक एलईडी उच्च प्रकाश उत्पादन के द्वारा के दृश्यमान परावैंगनी और अवरक्त तरल धैर्य में उपलब्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन कह रहा है और कारण आर कह रहा है कि सूर्य के किरणों को गर्माहट शाम के वक्त फायदेमंद होती है। तो यह गलत है। सूर्य की किरणें जो है कि सुबह फायदेमंद होती है। तो यह गलत है। और कारण आर कह रहा है कि सायंकालीन वायु में आर्द्रता होती है जो गर्मी का अवशोषण कर लेती है और प्रकाश को आने देती है। तो ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर सी सही होगा। इसका आंसर बी सही होगा। सॉरी, सी लगा रही हूँ। ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर तो इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर जैसे स्थानों पर पाया जाता है। तो कृत्रिम वायु का आवागमन कौन से अधिकतर स्थानों पर पाया जाता है? तो यह जो है कि सार्वजनिक हॉल में पाया जाता है, सिनेमा में पाया जाता है और कारखाना में पाया जाता है। तो कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर सार्वजनिक हॉल, सिनेमा, कारखाना। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा किसमें है? तो बी में है। तो इसका आंसर बी सही होगा। कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है तो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होगा, वातानुकूलन होगा, संतुलित वायु आवागमन होगा। तो यह सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं तो क्या प्रयुक्त होते हैं? तो ताप दीप्ति होते हैं। ताप दीप्ति बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकी जो एक विशेष प्रतिक्रिया पर संभाव्य दृष्टिकोण में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा? व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकी जो एक विशेष प्रतिक्रिया पर संभाव्य दृष्टिकोण में शामिल है तो वह जो है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो इसका आंसर बी होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए पदों से मिलान करना है। तो सूची ए में जो है कि WRMSD का संबंध किससे है? तो यह व्यावसायिक स्वास्थ्य से है। इसका संबंध जो है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य से है। तो इसका हो जाएगा ई। और NBO का संबंध किससे है? तो NBO का संबंध आवासीय से है। आवासीय से है तो इसका हो जाएगा ए। और BIS का संबंध किससे है? तो मानक से है। BIS का संबंध मानक से है तो इसका हो जाएगा बी। और फिर जो है कि MNRE का संबंध किससे है? तो अच्छे ऊर्जा से है। तो अच्छे ऊर्जा से है तो इसका हो जाएगा सी। और LEED का संबंध किससे है? LEED का संबंध हरित निर्माण से है तो इसका हो जाएगा डी। तो EABCD किसका है, किसमें है देखते हैं। EABCD ए में है तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन कह रहा है कि सौर ऊर्जा को
अनविकासशील ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा को जो कि अनविकासशील ऊर्जा कहा जाता है, यह सत्य है। और कारण आर कह रहा है कि यह वो ऊर्जा है जिसका संरक्षण काले रंग के यंत्र का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो यह भी सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है, तो स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है इसलिए, तो स्वच्छ हवा कमरे में जो है कि खिड़की तथा रोशनदान से प्रवेश करती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 में सम्मिलित करना है। विद्युत ऊर्जा का संबंध किससे है? तो विद्युत ऊर्जा का संबंध जो है कि किलोवाट से है। विद्युत ऊर्जा का संबंध किलोवाट से है, तो पहले एक का दूसरा हो जाएगा, तो एक का दूसरा बी में भी है, सी में भी है। फिर जो है कि विद्युत प्रवाह का संबंध एम्पियर से है, तो इसका पहले हो जाएगा, तो ये सी में भी है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो विद्युत ऊर्जा का किलोवाट से है, विद्युत प्रवाह का एम्पियर से, अवरोध का ओम से है, हॉर्स पावर का 246 वाट से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिड़कियों की दिशा का महत्व है। खिड़कियों की दिशा का महत्व क्या है? तो खिड़कियों की दिशा का महत्व हवा और रोशनी के लिए होता है, हवा और रोशनी के लिए होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो यह क्यों होता है? तो यह अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, जो कि क्यों रोशनदान अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, इसीलिए रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है, तो इसका आंसर बी होगा। अशुद्ध वायु जो है कि शुद्ध वायु से हल्की होती है, इसीलिए ऊपर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि संवातन के लिए क्या आवश्यक है? संवातन लेने के लिए खिड़कियों, दरवाजे, वेंटिलेटर की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा होना, हरे वृक्ष, तो ये सभी संवातन के लिए अच्छा है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है, तो एक खिड़की, एक रोशनदान, एक दरवाजा होगा, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है, तो रेखा, स्वरूप, स्पर्श ये बताया, प्रकाश नहीं बताया है, तो इसका आंसर बी सही होगा। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला के मूल तत्वों को रेखा, स्वरूप, स्पर्श को बताया है, जबकि प्रकाश इनमें शामिल नहीं किया है। मध्यम प्रकाश में भवन में उत्पन्न नहीं होता है, मध्यम प्रकाश में भवन में उत्पन्न नहीं होता है, तो यह सजावट में सौंदर्यवर्धक होगा, इसका आंसर डी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैठक और पढ़ने के लिए कमरे में कितने वाट के बल्ब का लगाना चाहिए? बैठक और पढ़ने के लिए कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? तो जो है कि कितने वाट का? 100 वाट का बल्ब लगाना चाहिए, तो इसका आंसर सी सही होगा। संवातन क्या है? तो संवातन जो है कि एक शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना और भारी वायु का नीचे आना, ये संवातन। तो उपयुक्त दोनों सही है, तो एक उपयुक्त सभी दोनों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है, तो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत क्या आता है? संवहन धाराएं आती है, तो इसका आंसर सी सही होगा। संवहन धाराएं आती है, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत संवहन धाराएं आती है। किसी स्थान पर वायु के आने जाने की क्रिया को ही संवाहन कहते हैं। स्वास्थ्य एवं सुविधा के लिए संवाहन अनिवार्य है। संवातन की व्यवस्था दो प्रकार के संसाधनों से होती है, प्राकृतिक संसाधन, कृत्रिम संसाधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है? इनमें से कौन सी सूचना है कि प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है? तो प्रकाशीय भंडारण जो कि नहीं है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो हमारा जो है कि होम मैनेजमेंट का जो है कि सिलेबस खत्म हुआ, अब जो है कि प्रसार शिक्षा संबंधित प्रसार शिक्षा का सिलेबस स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो इसका चैप्टर जो है कि बाद में पढ़ेंगे, प्रसार शिक्षा का प्रसार शिक्षा अर्थ एवं अनुभव। तो बहुत जल्दी क्लास को खत्म किया है, सॉरी बहुत टाइम हो गया था, तो मुझे आज खत्म करना था होम मैनेजमेंट का, और प्रसार शिक्षा का अगला क्लास स्टार्ट करना था। तो धन्यवाद आप सबका हमारा क्लास देखने के लिए।